जोगीमारा, जोगीमारा गुफा। ठीक है, कुछ बेसिक पहले इसकी जान ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कायदे से। जोगीमारा की अगर लंबाई की बात आएगी, लंबाई तो आप कहोगे 10 फीट। चौड़ाई की बात आएगी तो कहोगे आप 6 फीट। ऊंचाई की बात आएगी तो कहोगे आप, ऊंचाई की बात आएगी तो कहोगे आप 6 फीट। यानी बहुत बड़ी गुफा नहीं है। लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट और ऊंचाई 6 फीट। क्लियर। लेकिन कुछ किताबों में दिया हुआ है 30, 15 और 8। लेकिन क्योंकि ये रीता प्रताप में और कुछ किताबों में दिया है तो इसलिए यही मानिएगा। 10 × 6 × 6 ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। जो भी मारा, ध्यान देना, ये किस प्रांत में है तो आप कहेंगे प्रांत जो है वो छत्तीसगढ़ में है। जिला कौन सा है? जिला कहेंगे सरगुजा। गांव कौन सा है? अंबिकापुर। नदी कौन सी है तो कहेंगे नर्मदा। पहाड़ी कौन सी है तो कहेंगे रामगढ़। क्लियर। मैंने क्या कहा है, प्रांत छत्तीसगढ़ है, जिला सरगुजा है, जिले और गांव अंबिकापुर है, नदी नर्मदा है और पहाड़ी का नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। इस जोगीमारा गुफा को देवदासी का निवास स्थल, क्या लिखा मैंने? जोगीमारा गुफा को देवदासी का निवास स्थल कहा जाता है। दूसरा क्या है? जोगीमारा गुफा को वरुण देवता का मंदिर, वरुण देवता का मंदिर भी कहते हैं। ये बेसिक बातें हैं, पहले इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लें, फिर हम आपको ये सब बातें बीच में आएंगी। मैंने क्या कहा है, प्रांत अगर आएगा तो छत्तीसगढ़ लगाएंगे, जिला है सरगुजा लगाएंगे, गांव है तो अंबिकापुर लिखेंगे, नदी है तो नर्मदा लिखेंगे, पहाड़ी है तो रामगढ़ लिखेंगे। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया है। इसको हम देवदासी का निवास स्थल और इसे वरुण देवता का मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ध्यान दीजिए, जब जोगीमारा गुफा का, अच्छा एक चीज और नोट कर लेंगे, जोगीमारा गुफा का निर्माण तो लिखेंगे आप 300 ईसा पूर्व, तो कहेंगे तीसरी शताब्दी। क्या लिखेंगे? तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। निर्माण किसने कराया? कौन सा उसका शासक? तो कहेंगे मौर्य काल। किस काल में हुआ? तो मौर्य काल में। कौन शासक था? मौर्य काल। शासक कौन था? तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। चित्रकारी किसने कराई इस गुफा पर? चित्रकारी के समय कौन था? तो कहेंगे अशोक, अशोक के समय चित्रकारी हुई है। तो ये बेसिक बातें समझ जाइए। अक्सर क्वेश्चन बेसिक जितना बता दिए इतने क्वेश्चन उड़ गया, समझ लो आपका। मैंने जितना चीजें बता दी इतने से क्वेश्चन उड़ गया। अब इसी को हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जोगीमारा गुफा का निर्माण, जोगीमारा गुफा का निर्माण जब किया गया था, ये कहां किया गया था? तो वो था आपका मध्य प्रदेश।
यानी जिस समय इसका निर्माण किया गया था, काफी समय तक की ये गुफा किसमें आती थी, तो कहेंगे मध्य प्रदेश में आती थी। लेकिन मध्य प्रदेश से निकल करके एक अलग प्रांत बन गया, उसका नाम है छत्तीसगढ़। यानी इससे कट के एक नया प्रांत बन गया है, उसे क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। तो अब ये गुफा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दो तरह पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताइए कि जोगी मारा का गुफा जब निर्माण किया जा रहा था तो वो गुफा किस प्रांत में थी, वर्तमान में और जिस समय निर्मित की गई तो उस समय ये थी। वर्तमान की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे, छत्तीसगढ़। तो बस हम सीधे हम छत्तीसगढ़ ही नाम लेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ऐसे समझें, छत्तीसगढ़ में सरगुजा रियासत हुआ करती थी। सरगुजा रियासत, रियासतें पहले रियासतें हुआ करती थी, बाद में जिला बन गया यहाँ पे। सरगुजा रियासत में अमरनाथ स्थल के निकट नर्मदा नदी के किनारे रामगढ़ की पहाड़ी पर ये गुफा मिली है। ये गुफा मिली है जिसको हम कहते हैं कौन सी, जोगीमारा गुफा। अब हम ऐसे कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर, अब ये इस वक्त कहां वर्तमान में, अंबिकापुर गांव में गुफा स्थित है। किस पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर। तो रामगढ़ की पहाड़ी पर ये हमारी गुफा स्थित है। यही सरगुजा को, ध्यान देना, यही सरगुजा को ध्यान देना। लड़ा उड़ जाए, क्या हुआ, कॉल करिए अपना। सरगुजा को वो कहावत करता कुछ रहता दुनिया भर में एक दिन करेगा ना पलटना नहीं। श्री कृष्ण। मैं दरवाजा पे स्पीकर बंद करिए अपना, कुछ ना स्पीकर बंद करिए भाई। हाँ, तो सरगुजा, ध्यान देना, सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहते थे। क्या कहते थे, झारखंड कहते थे। किसको, सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहते थे। और इसी सरगुजा को 10वीं शताब्दी में डंडोर, किस नाम से, डंडोर, ध्यान देना, किस नाम से, डंडोर, 10वीं शताब्दी में डंडोर के नाम से जानी गई। तो ध्यान रखिएगा, यही सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहते थे। झारखंड तो वैसे तो बिहार से कटा हुआ एक प्रांत है, आप उसको ये मत समझिएगा। सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहते थे, सरगुजा को 10वीं शताब्दी में डंडोर के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन आएगा, इतना खाली आपको समझना है, ठीक है।
फिर मैंने एक बताया अभी नाम रामगढ़, ध्यान देना। फिर मैंने बताया है रामगढ़। रामगढ़, रामगढ़ क्या है? ये पहाड़ी मैंने बताई अभी आपको। और इस रामगढ़ पहाड़ी का उल्लेख कालिदास के आगे चल करके, कालिदास का ग्रंथ, ठीक है, कालिदास के ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम है, उस ग्रंथ का नाम मेघदूत। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उल्लेख लिख चुका हूं। उल्लेख कालिदास के मेघदूत में मिलता है। क्या नाम मिलता है मेघदूत में? रामगिरी। क्या नाम मिलता है? रामगिरी। ये रामगिरी वही पहाड़ी है संभवतः जो रामगढ़ की पहाड़ी यहां पर बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, जोगीमारा गुफा की जो पहाड़ी है रामगढ़ की, उस रामगढ़ की पहाड़ी का उल्लेख हमको किसमें मिलता है? कालिदास के नाटक ग्रंथ मेघदूत में इसका उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, चलिए अब हमको सीधे पहुंचना है हमको लोग को पहुंचना है सीधे जोगीमारा गुफा पहुंचना है। ठीक है, ये गुफा में पहुंचना है। पहाड़ी है कौन सी? रामगढ़ की। रामगढ़ की पहाड़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं और ऐसे पहुंचेंगे लास्ट में कहां पर? जोगीमारा पे। लेकिन उस बीच में हम कहां कहां से गुजरेंगे उसको हम लोग देख लें, क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने एक पहाड़ी की मैंने एक आकृति बनाना चालू की। ये पहाड़ी हमारी है। इस पहाड़ी पर ध्यान देना, इस पहाड़ी पर एक एक देव, ये एक आपकी देवड़ी है। क्या है इसको? देवड़ी। देवड़ी का मतलब होता है कि पहाड़ पर एक मोखला बना हुआ है, देवड़ी। और देवड़ी को किस नाम से जाना गया है? इसको पोढ़ी देवटी। किस नाम से? इसको पोढ़ी देवटी के नाम से, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। यानी देवड़ी मिली है, उस देवड़ी को क्या कहते हैं? पोढ़ी देवटी। पोढ़ी देवटी के नाम से जानते हैं। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमको एक कबीर द्वार मिलता है। क्या मिलता है? कबीर द्वार। इससे थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमको एक बड़ी सी गुफा मिलती है। उस गुफा का नाम है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा। इससे और आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो फिर आपको मिलेगा कौन सा? सिंह द्वार। ये है आपका सिंह द्वार। सिंह द्वार छोटा छोटा लिख रहे हैं। इससे और आगे बढ़ेंगे हम, ये मिलेगा रावण द्वार। इसका नाम क्या है? रावण द्वार। ये है रावण द्वार। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा द्वार है? रावण द्वार है। रावण द्वार के पास हमें यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ क्या मिलती है? मूर्तियां कुछ इस तरह से। मूर्तियां मिलती हैं। ये मूर्तियां किसकी हैं? किसकी किसकी मूर्तियां हैं? राम, सीता और नहीं, रावण और कुंभकर्ण की। ये है रावण की और ये है कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण की ये क्या है? मूर्तियां हैं। ये दोनों रावण और कुंभकर्ण की ये मूर्तियां हैं। यहीं पर कुछ छोटी छोटी नर्तकियां मिलती हैं। ये क्या है? ये नर्तकियां हैं, नर्तकी मूर्तियां हैं। ठीक है, नर्तकियां मूर्तियां हैं। ये कई छोटी छोटी मूर्तियां हैं यहाँ पे। इससे और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इससे जब और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं। छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं ऐसे। यहाँ पे सब मंदिर बने छोटे छोटे।
ये किसका मंदिर है? राम का मंदिर। राम का मंदिर। ये किसका मंदिर है? सीता का मंदिर। एक और मंदिर है, ये काली का मंदिर। काली का मंदिर। और आगे बढ़ रहे हैं हम ऐसे। जब और आगे बढ़ेंगे तो यहां एक बड़ी गुफा मिलेगी हमको इस तरह से। इस बड़ी गुफा का नाम है लक्ष्मण। इस बड़ी गुफा का नाम है लक्ष्मण बोंगरा गुफा। इसके और आगे बढ़ेंगे, पहले मैं बनाता हूं फिर कहानी बताता हूं आप सबको। इसके आगे और बढ़ेंगे तो फिर यहां पर हमको मिलेगी एक गुफा और। उस गुफा का नाम है सीता बोंगरा। बोंगरा गुफा। ठीक है। अब इसी सीता बोंगरा गुफा के और थोड़ा से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी क्या? जोगी मारा। जोगी मारा गुफा। क्या मिली? जोगी मारा। देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीन पर ले लीजिएगा इसको। समझ में आ रहा आप लोग को? इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैं फिर समझाऊंगा, रिपीट करूंगा भी। ये जोगी मारा। अब समझिएगा मेरी बात को, मैं एक एक बार रिपीट फिर से कर रहा हूं और अब बताता चलता हूं साथ में। सबसे पहले ये कौन सी पहाड़ी है? तो पहाड़ी का नाम कहेंगे, ये पहाड़ी हमारी, ये पहाड़ी हमारी रामगढ़ की पहाड़ी है। ध्यान देना, किसकी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ी है ये। इस पहाड़ी पर सबसे पहले पहाड़ी पर एक मोखला मिलता है। ध्यान देना, क्या मिलता है? एक मोखला मिलता है। उस मोखले कहते हैं देवढ़ी, जिसको पोढ़ी देवटी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद कबीर द्वार। कबीर द्वार ये है। कबीर द्वार के आगे वशिष्ठ गुफा। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपका सिंह द्वार। सिंह द्वार के आगे रावण द्वार। रावण द्वार के पास में हमें कुंभकर्ण रावण, इसकी कुंभकर्ण और रावण की मूर्तियां मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मंदिर मिलते छोटे छोटे। राम का मंदिर, काली का मंदिर, सीता का मंदिर। इसका सीता का मंदिर। और आगे बढ़ते हैं तो पहली बार एक बड़ी गुफा मिली। पहली बार एक बड़ी गुफा मिली। उस गुफा का नाम लक्ष्मण बोंगरा गुफा। कैसे इसका नाम पड़ा? ठीक है। मैं इतना पोर्शन नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहां से लक्ष्मण तक मिटा देते हैं। लक्ष्मण बोंगरा गुफा का नाम कैसे पड़ा? आप जानते हैं कि राम सीता लक्ष्मण ये लोग वनवास पे निकले थे। विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए ये गुफा इस पहाड़ी पर ही पहुंचे, रामगढ़ की पहाड़ी पर। तो राम, जैसे कि किताबों लिखा बता रहे हैं, रामगढ़ की पहाड़ी पर इस गुफा में राम और सीता ने यहां पर विश्राम किया था। लक्ष्मण ने इस गुफा में बाहर द्वार पर खड़े होकर के पहरेदारी की थी, इसीलिए इस गुफा का नाम पड़ गया लक्ष्मण बोंगरा गुफा। समझ में आ गया होगा? लक्ष्मण बोंगरा गुफा नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इन्होंने अपने भैया और भाभी के लिए, यानी राम और सीता के लिए, इन्होंने वहां पर क्या किया था? बाकायदा उनके लिए द्वार पे खड़े होकर के उनकी सुरक्षा या जो भी कह लें उन्होंने किया था ये। अब इसके बाद आता है कौन सा? सीता बोंगरा गुफा। इसी के आगे है सीता बोंगरा। तो सीता बोंगरा को कहते हैं नाट्यशाला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे नाट्यशाला कहते हैं। ठीक है। नाट्यशाला का मतलब है कि यहाँ रंगमंच, रंगमंच, ये रंगमंच कलाकारों का एक स्थान था जिसको नाट्यशाला या रंगमंच कहते हैं। क्लियर हो रहा है? सीता बोंगरा इसका नाम था, सीता बोंगरा गुफा। इस नाट्यशाला को अगर हम इसको मान लें, यानी सीता बोंगरा को उसको नाट्यशाला मान लें, तो डॉक्टर ब्लॉक, विद्वान डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार
ये नाट्यशाला एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला होगी। इस आधार पर देखें तो सबसे प्राचीन नाट्यशाला होगी। क्यों भाई? ये एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है? तो आप लगाओगे सीता बोंगरा गुफा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। लेकिन किसने कहा ये बात? डॉक्टर ब्लॉक ने कहा। किसने कहा ये? डॉक्टर ब्लॉक ने कहा। नाट्यशाला, रंगमंच, यहाँ पर लोग जो है नायक नायिका यहाँ पर सजते थे, तैयार होते थे, ठीक है। और इसी सीता बोंगरा की एक नायिका थी, नायिका। उस नायिका का नाम था सुतनुका। क्या नाम उसका है? सुतनुका। ये जो नायिका है सुतनुका, ध्यान देना, एक मिनट। ठीक, अब सही। उस नायिका का नाम है सुतनुका। और सुतनुका क्या थी? ये जो नायिका थी सुतनुका, ये नायिका जो थी कैसी थी? ये अति सुंदर नायिका है, अति सुंदर है। लेकिन मूल रूप से क्या है? ये एक देवदासी है। ये एक देवदासी है। देवदासी का मतलब होता है जो देवता के लिए अपने को समर्पित कर दी गई हो, यानी वह महिला जो देवता को समर्पित हो, कि वो किसी के लिए नहीं समर्पित हो सकती, केवल देवता के लिए। वो देवता भी बताएंगे कौन आगे हैं। वरुण देवता का मंदिर है, इसलिए वरुण किस देवता के हैं, तो ये देवदासी के रूप में जानी जाती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, सीता बोंगरा। अब आगे बढ़ते हैं लोग। सीता बोंगरा गुफा के सामने, क्योंकि रामगढ़ पहाड़ी चौड़ी पहाड़ी है, हमने आपको छोटी दिखा दी, एक चौड़ी पहाड़ी है। तो इसी सीता बोंगरा गुफा के सामने, आगे नहीं है, पिछले लेक्चर में आगे हो गया था, नहीं, सामने, उसके सामने एक और गुफा है। उस गुफा का नाम है रंगशाला। क्या नाम है? उस गुफा का नाम है रंगशाला। और रंगशाला का एक रूप दक्ष कलाकार, चित्रकार, जिसका नाम है देवदीन। क्या नाम है उसका? देवदीन। यानी सुंदर है, स्मार्ट है, और वो एक चित्रकार भी है। यानी उसमें उसका व्यक्तित्व ऐसा है, इसके अंदर कई क्वालिटियां हैं, कई क्वालिटी इसके अंदर है। तो इसको बनाया गया था देवदीन को नायक। तो नायक ये, नायिका कौन? सुतनुका। सुतनुका देवदीन के व्यक्तित्व को देख करके उससे इतना प्रभावित हुई, पहले इंप्रेस हुई, कि वो अपना दिल दे बैठी। हम भी कह सकते हैं कि वो उससे प्रेम करने लगी। तो सुतनुका और देवदास, सुतनुका जो एक देवदासी थी, नायिका भी थी, लेकिन मूल रूप से देवदासी थी। उसका काम था कि मंदिर की देखरेख करना, मंदिर के लिए काम करना। वो और दूसरा देवदीन जो नायक है, रंगशाला का नायक है, इन दोनों में प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो गई, जो एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। अब कहोगे मूर्खतापूर्ण की, भैया प्रेम करना क्या गलत बात थोड़ी है यहाँ पे। इसलिए क्योंकि वो किसके लिए बनी थी? वो केवल देवता के लिए ही बनी थी। वो देवदासी का काम होता है कि देवता को समर्पित कर देना अपने को। और ये देवदासी प्रथा बहुत लंबे समय चली भी है, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इसलिए यहाँ के जो रंगमंच के जो अधिकारी लोग थे, जो पूरे बड़े अधिकारी थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि नायिका ने गलत किया है। नायिका बोले तो देवदासी ने गलत किया है।
देवदासी दुखी हुई और वो सीधे चली गई जोगीमारा में, वो एकांत में निवास करने लगी। यहां से निकली, जोगीमारा से निकली, ये सॉरी सीता बोंगरा से निकली, यहां से निकल के यहां चली गई, जोगीमारा में चली गई। और जोगीमारा में क्या करने लगी? वो एकांतवास, एकांतवास, एकांतवास करने लगी, बिल्कुल अलग रहने लगी। इसीलिए इसे देवदासी का निवास स्थल कहा जाता है। मैंने आगे बताया, इसीलिए इसको देवदासी का निवास स्थल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद इधर भी तो कहानी थोड़ा देखने क्या हुआ है, इन दोनों की प्रेम कहानी क्या हुआ। तो देवदासी चली गई, देवदीन दुखी हो गए, उनको नहीं मालूम है कहाँ वो रंगमंच में आए, रंगमंच के यहाँ यानी कहाँ पे, सीता बोंगरा गुफा पे आए। वहां पर बताया कि वो करती थी लेकिन मैं नहीं करता था। तो उन लोग को बड़ा दुख हुआ कि हम लोग इन दोनों के चक्कर में इस तरह से गलत किया। तो वहां पर वो रुका और इस देवदीन ने सीता बोंगरा में यहां पर प्रेम प्रसंग का लेख लिखा और प्लस यहां पर उसने कई चित्र भी बनाए थे, फिर यही जाकर के जोगीमारा में भी उसने कई चित्र भी बनाए और कई उसने जो है वहां पर लेख लिखे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस गुफा में हमें चित्र प्राप्त होते हैं, सीता बोंगरा या जोगीमारा, सीता बोंगरा गुफा या जोगीमारा? तो सही आंसर है सीता बोंगरा, लेकिन कमीशन को कोई भरोसा नहीं है। हम बताएंगे सही, कमीशन कह देगा गलत, ठीक है, क्योंकि कमीशन का कोई भरोसा नहीं। अगर हम कह देंगे सीता बोंगरा, किताब में तो सीता बोंगरा के आधार पे है, लेकिन अब जोगीमारा वो मार दे तो हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम ये बताएंगे कि सीता बोंगरा में पहली बार चित्रकारी की गई, बाद में जोगीमारा में चित्रकारी की गई थी। तो इस तरह से ये एक कहानी हमने आपको बताई है कि कैसे कैसे यहां हुआ था काम। अब इस तरह से वहां पर चित्रकारी कर दी गई और जोगीमारा जो छोटी सी गुफा थी, बहुत बड़ी गुफा भी नहीं थी, चित्रकारी कर दी गई। यहां पर जोगीमारा में के जो चित्र बनाए गए हैं वो किस पर है? क्वेश्चन आएगा तो लगेंगे छत पर है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे छत पर चित्र है। ध्यान रखना, जोगीमारा के चित्र कहाँ हैं? दीवार पर है कि मकान पे है, कहा? तो आप लगाना सीधे छत पे लगाइएगा आप, ठीक है। यहां छत पे जो चित्रकारी की गई है, चित्रकारी जो की गई है पहली बार फिर दूसरी बार, ठीक है। पहली बार में क्या किया गया है? यहां पर जो पहली बार में जो चित्रकारी की गई है, यहां पे पहली बार में जो इसका धरातल है, धरातल यानी इसका टेक्सचर कैसा है, यानी वो उसका पोत कैसा है, पोत कह लें या वयन कह लें या टेक्सचर कह लें, टेक्सचर। इसका मतलब आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो मैं बता देता हूं क्या पोत का मतलब क्या होता है। या इसी को पोत कहते हैं, इसी को वयन कहते हैं, इसी को टेक्सचर कहते हैं। जो धरातल जिस पे चित्रकारी की जा रही है वो धरातल की का वो स्वभाव कैसा है, चिकना है धरातल, खुरदरा है, मुलायम है, कठोर है, वो इस चीज को दर्शाता है। क्या? पोत। पोत कहने या वह इन सब का एक काम ही है जो धरातल की प्रकृति को दर्शाता है, यानी कैसा है, यानी धरातल जो कैसा कठोर है कि मुलायम है कि कैसा है, चिकना खुरदरा है, इसको दर्शाता है। तो यहां का धरातल है कैसा? यहां का धरातल कैसा है? यहां का धरातल जो है वो कैसा है? खुरदरा है, खुरदरा है। क्यों है? क्योंकि दीवारों क्योंकि प्लास्टर नहीं किया गया है, प्लास्टर नहीं किया गया है, यानी बिना प्लास्टर किए हुए धरातल पर चित्रकारी है। इस बात को समझ लीजिएगा,
बिना प्लास्टर किए हुए धरातल पर चित्रकारी मिलती है। धरातल बिना, ध्यान रखना, उस पर प्लास्टर नहीं है। तो पहली बार जब चित्रकारी की गई, ध्यान देना, पहली बार जब चित्रकारी की गई धरातल पर, तो उस पे कैसा सफेद धरातल पर, यानी सफेद से पहले पोता गया, सफेद धरातल पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं, गए थे। और सीमा रेखा, सीमा रेखा मतलब हाशिए, सीमा रेखा, सीमा रेखा को बोलते हैं हाशिए, यानी उसका बॉर्डर कैसा है, पीले रंग का। समझ लीजिए, पहली बार वाले में सफेद धरातल पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। और सीमा रेखा, सीमा रेखा बोले तो हाशिए कैसे हैं, पीले रंग के हैं। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब दूसरी बार में आ जाइए। दूसरी बार में क्या हुआ कि पता नहीं चला कि कब चित्रकारी उस पर की गई। अभी मेन पे तो आए नहीं, पता नहीं चला कब उस पर चित्रकारी की गई, लेकिन चित्रकारी जब भी की गई है तो लगता आकुशल हाथों से की, बड़ा अच्छा हाथ नहीं थे, मतलब कोई अनाड़ी टाइप किसी ने किया है। क्या किया, उसी चित्र पर जो पहले बने थे, यानी ये वाले, इसी चित्र पर सफेद रंग से पोत करके लाल रंग से आकुशल हाथ चित्रकारी की गई है। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। सफेद रंग से पोत कर पुनः आकुशल हाथों से चित्रकारी की गई है, ठीक है। इसमें भी मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया। लिख लीजिएगा, लास्ट में लाल रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया है, लिख लीजिएगा। तो पहली बार भी सफेद में धरातल पर लाल रंग से, और फिर दोबारा सफेद से पोत कर फिर उस पर लाल रंग चिपकाइए, लेकिन हाशिए इस बार बदल गए। पहले हाशिए कैसे थे, पीले थे। दूसरी बार वाले में हाशिए कैसे हैं, काले हैं। हाशिए बोले तो सीमा रेखाएं, हाशिए कैसे हैं, काले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाले में कैसे हैं और सेकंड वाले में कैसे, पहले में पीला, सेकंड में। तो कौन कौन से रंग का प्रयोग किया है इसको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। देखिए कौन कौन सा है, सफेद, काला, लाल, हरा, पीला। सफेद, काला, लाल, हरा, पीला। आइए देखते हैं सफेद किससे बनाते हैं, खड़िया से बनता था। काला, काला चारकोल यानी कोयला से बनता था। लाल हिरौंजी पत्थर से, हिरौंजी पत्थर से बनता था। इसी को कहते गेरुआ रंग बनता था। हरा, पीला, पीला जो है पौधों से बनता था। हरा कैसे बनता था, ये हरा बनता था मायरोबालन, मायरोबालन, मायरोबालन। साफ लिखी तो फिर से, मायरोबालन फल से बनता था। मायरोबालन फल से बनता था। समझ में आ रहा है। ये अब चित्र बन गए हैं, कैसे हैं मैं सब बता दिया। अब कैसे कैसे चित्र बनते हो मैं बताना हमको।
तो पहले तो ये जान लें कि जो चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों के बारे में विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिया है। यानी इन जोगीमारा के चित्रों के विषय डॉक्टर ब्लॉक, कौन है? डॉक्टर ब्लॉक, बिल्कुल सही है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार यूनानी विषय से संबंधित, यूनानी कह लें या ग्रीक विषय कह लें, बात एक ही है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर रायकृष्ण दास, डॉक्टर रायकृष्ण दास के अनुसार, डॉक्टर रायकृष्ण दास के अनुसार जैन धर्म से संबंधित चित्र हैं। फिर डॉक्टर हीरालाल के अनुसार बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। फिर इसके बाद असित कुमार हलदार, असित कुमार हलदार के अनुसार रायगढ़ के निकट मंदिरों के देवदासी के समान चित्र हैं। वहां जो देवदासी होती हैं, उन दासियों से मिलते जुलते चित्र हैं। ये बात किसने कही? असित कुमार हलदार ने कही। ठीक है। पिक्चर भी बाकी है। ठीक है, जाइएगा नहीं, लगे रहिए, देखते रहिए। तो इस तरह से ये इनके विषय इन लोगों ने बताए हैं, किन किन लोगों ने। अब सवाल उठता है किसको हम सही माने। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जोगीमारा गुफा में वरुण देवता का मंदिर है, यानी वरुण देवता की इसमें क्या है? मूर्ति है। मूर्ति है या कह ले चित्र है यहां पे। तो ये मूर्ति नहीं कह सकते हैं, चित्र कह सकते हैं। अब ये जो वरुण देवता का है, ये इस पर जैन धर्म का प्रभाव है, जैन धर्म का प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? क्योंकि जो आकृति बनाई गई वो सीधे बिल्कुल सम्मुख बनाई गई है, सामने बिल्कुल ऐसे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो। तो ये सम्मुख चेहरा क्या बनाया गया? इसमें जैन धर्म का प्रभाव है। इसलिए क्यों? कि उसमें सम्मुख चेहरे बनाए गए हैं। और सम्मुख चेहरे किसमें बनते हैं? जैन धर्म बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सम्मुख चेहरे बनाए गए, और सम्मुख चेहरे किसमें बनते हैं? ये बने हैं जैन शैली में। सम्मुख चेहरे जैन शैली में। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि वरुण देवता का मंदिर है जिस पर जैन शैली का प्रभाव। क्वेश्चन अगर आता है जोगीमारा गुफा पर किस धर्म का प्रभाव है, तो जैन धर्म का प्रभाव, आप ये कहोगे आप। ठीक है। अब आइए बात करते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1914 में, भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1914 में असित कुमार हलदार प्लस क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, इन दोनों लोगों को भेजा था। कहां? जोगीमारा। जोगीमारा से इनका काम था कि यहां से
अनुकृतियां तैयार करना। अनुकृतियां मतलब ये होता है कि जो चित्र पहले से बना हुआ है उसी को देख करके हूबहू बनाना, उससे कहते हैं अनुकृतियां। इसकी कई कॉपी बना ली जाए, उससे कहते हैं प्रतिलिपियां। ठीक है। तो इस तरह से असित कुमार हल्दार के हैं जो क्षेमेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिल करके इन्होंने कई अनुकृतियां तैयार की। ठीक है, कई अनुकृतियां तैयार की। और इन्होंने बताया, दोनों लोगों ने, कि यहां के जो जोगी महाराज के जो चित्र हैं वो 7 खंडों में 7 खंडों में विभाजित है। आइए देखते हैं। पहला खंड क्या लिखा मैंने? पहला खंड। पहले खंड में क्या दिखाया है? कुछ पुरुष आकृतियां, कुछ पुरुष आकृतियां क्या कर रही हैं? इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ पुरुष आकृतियां एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। बैठी मतलब विश्राम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बैठी हैं। ये पुरुष आकृतियां नीचे बैठी हैं। इनके बाएं, ये आपको एक एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसके बाएं नर्तकियां और संगीतक हैं। इसके बाएं नर्तकियां व संगीतक हैं। संगीतज्ञ हैं। दाएं यानी दाहिने में हाथी का जुलूस। दाएं में हाथी का जुलूस है तथा शार्क क्या है? तथा कौन सी मछली? शार्क मछली की आकृति भी बनी है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार जो 16 में। हम इसलिए पूरा लिख दे रहे कि कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। शॉर्टकट में मैं बोल सकता था सीधे सीधे, मैं सीधे बोल देता कि कुछ आकृतियां जो हैं वो पेड़ के नीचे बैठी हैं, बस इतना हो जाता। नहीं, अब हर छोटी चीज को ध्यान देना है। तो मैंने क्या कहा है? कुछ पुरुष आकृतियां वृक्ष के नीचे बैठी, इनके बाएं में नर्तकियां संगीतक हैं, दाएं में हाथी का जुलूस है तथा शार्क मछली। कौन सी मछली? मछली नहीं, आप कहोगे समुद्री शार्क। यहां पे एक शब्द और जोड़ दीजिए, समुद्री शार्क मछली की आकृति भी बनी हुई है। ये संपूर्ण चित्र, ये जितने चित्र हैं सभी लाल रंग में हैं। पहले खंड के जितने भी चित्र हैं वो सिर्फ किसमें हैं? लाल रंग में। चलिए दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य 7 खंड बताएंगे, जल्दी हो जाए पूरा समाप्त। थोड़ा बड़ा है इसको पूरा कर देते हैं। दूसरा खंड में क्या है? एक पतझड़ वृक्ष के नीचे 3 या 4 पुरुष आकृतियां विश्राम कर रही हैं। ठीक है, विश्राम कर रही हैं। 3-4 आकृतियां पुरुष विश्राम कर रही हैं। ठीक है, कुछ पत्तियां भी दिखाई देती हैं।
ये संपूर्ण को, ठीक है, इस संपूर्ण यानी पेड़ वृक्ष सबको लाल रंग से रंगा गया है, लाल रंग से रंगा गया है, रंगा गया है, लाल रंग से रंगा गया है। ध्यान रखिएगा, ये संपूर्ण जितना पोर्शन बता रहा हूं, पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 पुरुष आकृतियां विश्राम कर रही है, कुछ पत्तियां भी पड़ी हुई हैं, पड़ी थी भी, वो सब पेड़ पत्तियां पुरुष जो भी है वो सब लाल रंग से जो है इनको रंगा गया है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरे खंड में क्या है, तीसरे खंड में इसमें क्या दिखाया गया, तीसरे खंड में, तीसरा खंड एक बाग का दृश्य है जिसमें लिली पुष्प खिले हुए हैं, उन पुष्प पर, ठीक है, उन पुष्प पर युगल नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। अब यहां ध्यान दो, एक बाग का दृश्य है जिसमें लिली पुष्प खिले हुए हैं, उन पुष्प पर युगल नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। यहां पर जो बाग का दृश्य है ये काला है, बाग कैसा है, काला है। लिली पुष्प युगल ये दोनों लाल रंग में हैं, संपूर्ण अलग अलग है। इसमें बाग का दृश्य जो दिखाया गया है, बाग कैसा है, काले रंग में दिखाया गया है, लेकिन लिली पुष्प जो है और युगल नृत्य है वो कैसे हैं, वो लाल रंग में इनको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए चौथा खंड देखते हैं। चौथा खंड ये आपका समझ में आ गया होगा। चौथा, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें छोटे छोटे बौने अंकित किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, ठीक है, एक बौने पर किए गए हैं, ठीक है। एक एक बौने पर चोंच जैसी आकृति बनाई गई है, क्या है, और ये संपूर्ण चित्र काले रंग में है, संपूर्ण चित्र काले रंग में है। चलिए ये आपका हो गया चौथा खंड, समझ आएगा आप लोग को। हाँ एक बात और जान, ये जो छोटे छोटे जो बौने बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे बौने जो हैं ये ऐसे बौने सांची, कहा, सांची और भरभुत, सांची और भरभुत, हाँ बिल्कुल सही है, सांची और भरभुत से मिलती जुलती आकृतियां हैं। छोटे छोटे बौने सांची और भरभुत से मिलती जुलती आकृतियां हैं, ठीक। चलिए पांचवा खंड,
5वां, इसमें एक स्त्री बीच में बैठी है, इसके चारों ओर गायक नृत्य में मस्त हैं। क्या लिखा? इसके चारों ओर गायक है, ध्यान रखिएगा, इसके चारों ओर गायक नृत्य में मस्त हैं। इन सब को लाल रंग से रंगा गया है। चलिए 5वें के बाद छठा देख लीजिए फटाफट, जब थोड़ा सा बचा है। क्लियर हो रहा है आप लोग को ना? बस बने रहिए, बस तो थोड़ा सा है। छठे खंड में क्या है? इसमें क्या दिखाया गया? इसमें प्राचीन ढंग के भारतीय रथ हैं, जो क्या लिखा है? जो चैत्यों के समान हैं, ठीक है। इनको भी लाल रंग से रंगा गया है। 7वें खंड में क्या है? इसमें ग्रीक रथ, कैसे रथ? ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं का चित्रण है। इसमें रंग के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया। अब आइए थोड़ा इसमें देखने कि इनमें आलेखन क्या क्या किया गया है। आलेखन क्या होता है तो इसको समझ लें। आलेखन जो होता है, जो बॉर्डर होता है, उन बॉर्डरों पर जो डिजाइन बनाई जाती है, जो सुंदरता लाई जाती है, उसे आलेखन कहते हैं। ठीक है। तो आलेखन में क्या क्या दिखाया गया? मछली, वो अलग मछली, ये अलग है, शार्क मछली नहीं है। मछली, मकर और अन्य जीव जंतु। ये आपका हो गया जोगी महाराज से मैं समझता हूं कि अब इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा जोगी महाराज 10 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, 25 मिनट के ऊपर का कोई किसी का नहीं है। तो आप ये समझ लें कि 1 घंटे का पूरा है ये लेक्चर। आप इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लें। पिछली बार से मैंने कोई नई चीजें जोड़ दी इस बार मैंने। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि नाट्यशाला में भवभूति का उत्तर रामचरित का मंचन होता था। क्या होता था? मंचन मतलब प्ले, PLAY, प्ले मतलब खेल होता था। मैंने कहा ना रंगमंच है, तो रंगमंच में किसका होता था? भवभूति का उत्तर रामचरित। कौन सा है? भवभूति का, एक मिनट, ठीक, उत्तर रामचरित सही है। तो चलिए बाकी हम लोग कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और संडे की क्लास बार रहेगी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो। चलिए, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप अपनी बात कह सकता है कि उस समय ज्यादा हो गया। अच्छा चलिए, जय हिंद, गुड नाइट। किसी कुछ कहना हो कह सकता है।